अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चे, पिछली क्लास में हमने ऑर्डरिंग स्टॉक के बारे में बात की थी कि स्टॉक यानी इन्वेंट्री कितनी ऑर्डर करनी है, उसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। उसके बाद हमने स्टॉक टेकिंग की बात की, मतलब इन्वेंट्री को काउंट करने का तरीका। हमने कहा कि एक पीरियडिक स्टॉक टेकिंग होती है जब आप एक पीरियड के बाद जाके इन्वेंट्री को काउंट करते हो, और एक वो स्टॉक टेकिंग होती है यानी इन्वेंट्री को अगर आप हर इशू या रिसीट के बाद बार बार काउंट कर रहे हो, दैट इज नोन एज परपेचुअल या कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। फिर हमने फ्री इन्वेंट्री या फ्री स्टॉक के बारे में पढ़ा। अब फ्री स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जो आपके काम फिलहाल नहीं आ रहा, जो फ्रीली पड़ा हुआ है, अवेलेबल टू यूज है, फ्रीली अवेलेबल है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा कि वो इन्वेंट्री जो ऑलरेडी आपके स्टॉक्स में पड़ी हुई है, यानी स्टॉक या इन्वेंट्री इन हैंड, प्लस वो इन्वेंट्री जो आप ऑर्डर कर चुके हो, जो एक आध दिन में आप तक पहुंच जाएगी। अब उसमें से हमने माइनस किया स्टॉक ऑलरेडी रिक्विजिशन, यानी वो स्टॉक जो प्रोडक्शन वाले पहले से मंगवा चुके हैं, मतलब वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भाई ये इन्वेंट्री हम तक पहुंचाओ, हमें इन्वेंट्री की जरूरत है। तो हमने कहा कि स्टॉक इन हैंड प्लस स्टॉक ऑन ऑर्डर माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक ऑलरेडी रिक्विजिशन इज इक्वल टू फ्री स्टॉक। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे दी जाती है। अब उससे पहले का क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि इन्वेंट्री को वैल्यू क्यों दी जाती है। हम पढ़ तो लेंगे कि किस तरह दी जाती है, लेकिन क्यों दी जाती है वो समझने बच्चे। देखो बच्चे, इन्वेंट्री हमने खरीद ली, इन्वेंट्री स्टोर्स में आ गई है। अब इस इन्वेंट्री को प्रोडक्शन वाले इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो जो कपड़ा हमने खरीदा था उसको इस्तेमाल करके ये शर्ट बनाई गई है ना बच्चे। अब अगर हम जाके पूछें प्रोडक्शन वालों से कि भाई बताओ इस शर्ट को बनाने पे टोटल खर्चा कितना लगा, तो वो कहेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कि मटेरियल 100 रुपए का लगा था, लेबर 60 रुपए का लगा था, एक्सपेंसेस जनरल जो है वो 40 के लगे थे, तो टोटल कॉस्ट जो है वो 200 की थी। अब सर आप बता दो इसको देखते हुए कि अच्छा सा कितना प्रॉफिट लगाना है। तो मैं कहता हूँ यार 200 का खर्चा है तो बस 200 के हिसाब से कुछ 30 रुपए का प्रॉफिट लगा दो, ये अच्छा मार्जिन है। तो मैंने कहा कि प्रॉफिट जो है वो 30 रुपए का लगा दो, तो सेलिंग प्राइस आ गई मेरी 230। अब ये मेरा खर्चा है, दैट इज माय कॉस्ट। अगर मुझे पता ही ना होता कि जो इन्वेंट्री में इस्तेमाल करके ये शर्ट बना रहा हूं, एक एक मीटर कपड़ा आया कितने का है, तो क्या मैं मालूम कर सकता था कि इस शर्ट को बनाने पे मेरा कितना मटेरियल लगा है, कितने डॉलर्स का, कितने रुपए का मटेरियल लगा है? बिल्कुल नहीं मालूम कर सकता था। अब अगर आपको वो नहीं मालूम हो रहा तो आप कॉस्ट नहीं मालूम कर पा रहे, और जब आपको कॉस्ट ही पता नहीं चल रही कि मेरा खर्चा लगा कितना है, तो आप उसको देखते हुए प्रॉफिट्स कैसे सेट करोगे और आपके पास सेलिंग प्राइस कहां से आएगा। क्योंकि बहुत जरूरी है खर्चे का मालूम होना सेलिंग प्राइस के लिए। एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मैनेजर मेरे पास आता है, कहता है कि सर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार हैं, बताओ एक एक शर्ट पे कितना प्रॉफिट डालूं। तो मैं कहता हूं सर ऐसा करो, 300 का प्रॉफिट लगा दो एक एक शर्ट पे, $300 का। तो वो इधर उधर देख के सोचता है कि ये अकल से पैदल है बंदा। जो चीज बनी 200 में है उस पर प्रॉफिट 300 का कैसे लगाऊं? जो चीज मार्केट में 240, 250, 245 की बिक रही है वो 500 में कौन खरीदेगा? पागल है कोई। लेकिन इसके बरक्स अगर वो मेरे पास आता और कहता कि सर हमारे प्रोडक्ट्स तैयार हो चुके हैं, एक एक शर्ट को बनाने पे हमारा टोटल जो कॉस्ट लगी है वो है $200, तो जरा बताओ सर जी प्रॉफिट कितना चार्ज करना है। तो मैं कहता हूं कि यार एक अच्छा सा पोर्शन, एक अच्छा सा परसेंटेज कॉस्ट के मुताबिक सेट कर लो, ताकि लोगों को खरीदने में भी आसानी हो और हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिलता रहे और हमारा प्रोडक्ट आसानी से बिक भी रहा हो। तो वो कहते हैं कि सर बाकी मार्केट वाले 250 में बेचते हैं, हम जरा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, 200 में बन गया तो 40 का प्रॉफिट डाल देते हैं, 240 का बिकेगा, प्रॉफिट्स भी आ रहे होंगे, बाकी मार्केट से जरा सस्ता भी मिलेगा, तो हो सकता है लोग हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाए, उन प्रोडक्ट्स को छोड़ के हमारे वाले प्रोडक्ट्स खरीदने लग जाए। अभी 40 का जो प्रॉफिट है ये मैंने कैसे सेट किया? मुझे कॉस्ट का अच्छी तरीके से पता था। तो कॉस्ट का मालूम होना बहुत जरूरी है, और कॉस्ट को मालूम करने के लिए आपको आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि इस शर्ट को बनाने पे जो कपड़ा लग रहा है एक एक मीटर खरीदा कितने का है।
तो हमने इन्वेंट्री खरीद तो ली, पैसे दे तो दिए, स्टोर में आ तो गई, लेकिन अब वो मटेरियल जब स्टोर से निकलेगा, प्रोडक्शन वालों के पास जाएगा, तो कितने और किस वैल्यू पे जाएगा वहां पे, ये कैलकुलेट करना है, ये सीखना है कि हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू किस तरह देंगे। अब इन्वेंट्री को वैल्यू देने के रीजंस मैंने यहां पे लिखे कि सबसे पहला रीजन टू फाइंड कॉस्ट पर यूनिट, कि आप एक एक यूनिट पे आपका कितना खर्चा लग रहा है वो फाइंड कर सको, इसलिए इन्वेंट्री को वैल्यू दी जाती है। अब कॉस्ट मालूम हुई तो ही आप एक अच्छे मार्जिन का, एक अच्छे पोर्शन का, एक अच्छे परसेंटेज का प्रॉफिट सेट करोगे, और उसी को देखते हुए एक प्यारा सा, अच्छा सा, चिकना सा, डिटेल सा सेलिंग प्राइस जो बिल्कुल पेनिट्रेटेबल है, जो बिल्कुल मार्केट के एन जरूरियात के मुताबिक है, ऐसा सेलिंग प्राइस सेट करने में आपको आसानी होगी अगर आप इन्वेंट्री की वैल्यू जानते हो। तो इन्वेंट्री को वैल्यू देने का तरीके सीखते हैं कि भाई कितने मेथड्स हैं इन्वेंट्री को वैल्यू देने के। देखो बच्चे, पहला मेथड है FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे पहले जो इन्वेंट्री हमारे पास आई है प्रोडक्शन वाले के पास, वो ही बेचते हैं पहले। दूसरा मेथड है LIFO, कि जो इन्वेंट्री सबसे आखिर में आई है वही सबसे पहले बेचते हैं। और तीसरा जो मेथड है FCO, इसमें AV का मतलब एवरेज है और CO का मतलब कॉस्टिंग, यानी एवरेज कॉस्टिंग, मतलब इसमें एवरेज लिया जाता है, एवरेज के थ्रू इन्वेंट्री को वैल्यू दी जाती है। अब एवरेज किस तरीके से लिया जा सकता है? दो तरीकों से। पूरे पीरियड के लिए आप एक भी एवरेज ले सकते हो, और पीरियड में जब भी कोई नई इन्वेंट्री आती है तो नया नया एवरेज भी आप ले सकते हो। तो इसीलिए हम FCO के दो तरीके पढ़ेंगे, एक FCO कम्युलेटिव और एक FCO पीरियोडिक। तो शुरू करते हैं FIFO से, कि FIFO मेथड को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी अरेज दिस। इससे थोड़ी देर पहले क्लास थी पश्तो की, तो उसके लिए सब लिखा था बच्चे। अच्छा, अच्छा बच्चे, वो कहना क्या चाह रहे हैं, हम मेथड इस्तेमाल करने लगे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं जरा कैलकुलेटर ओपन कर लूं। बच्चे वो कह रहे हैं कि फर्स्ट जनवरी को हमारे पास 100 केजी की इन्वेंट्री थी, जो कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, जो पहले से पड़ी हुई थी हमारे पास। अब एग्जामिनर ने या टोटल वैल्यू दी होगी या पर यूनिट दिया होगा। अगर पर यूनिट दिया है तो इन्वेंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू मालूम कर सकते हो। अगर टोटल वैल्यू दी है तो 200 को आप वापस इस 100 केजी पे डिवाइड कर दोगे तो एक केजी 2 रुपए का है, आपको पता चल जाएगा, तो आप वापस पर यूनिट भी मालूम कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हैं। अब उसके बाद 5 जनवरी को हमने कुछ इन्वेंट्री परचेज की, 200 केजी परचेज किया और एक केजी $3 का हमें पड़ा है, तो टोटल हमने मतलब 600 की पेमेंट की है। फिर 8 जनवरी को हमने कुछ और इन्वेंट्री परचेज की 50 केजी की, जो कि एक केजी हमें $4 का पड़ा है, मतलब टोटल हमने $200 उसके भी पे किए हैं। अब उसके बाद जनाब ऐसा है कि 15 जनवरी को हमें कुछ इन्वेंट्री इशू करनी पड़ रही है, मतलब प्रोडक्शन वालों को बेचनी पड़ रही है। अब तक हम इन्वेंट्री खरीद रहे थे, स्टोर्स में इन्वेंट्री आ रही थी, अब इन्वेंट्री प्रोडक्शन वालों के पास जानी है। तो प्रोडक्शन वालों ने कितनी इन्वेंट्री मांगी है हमसे कहा गया है कि 260 केजी की जरूरत है हमें। हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहला खरीदा है, जो सबसे पहली इन्वेंट्री आई है, वही पहले भेजेंगे। तो हम ये 260 केजी बेचते वक्त सबसे पहली इन्वेंट्री कौन सी भेजेंगे बच्चे? सबसे पहले इन्वेंट्री ये 100 केजी वाले भेजेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये 100 केजी का ही स्टॉक पड़ा हुआ था हमारे पास। तो 100 केजी तो आ गया। वो एक यूनिट हमें $2 का पड़ रहा था, तो वो $2 पर यूनिट के हिसाब से नीचे आ गया। अब 260 चाहिए था, 100 केजी तो दे दिए, 160 केजी और चाहिए। तो उसके बाद कौन सी इन्वेंट्री पड़ी हुई है? ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जिसमें से 40 यहां रह जाएंगे, बकाया 160 हम नीचे ले आएंगे। अब एक केजी $3 का मिल रहा है हमें,
तो वो $3 के हिसाब से ही नीचे आ जाएगा। मालूम करते हैं, अब वो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 200 आया, 160 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये आया 480, मतलब टोटल जो है $680 की इन्वेंट्री हमने भेजी है। वैल्यू मालूम हो गई कि नहीं बच्चे? अब ये इन्वेंट्री हमने खरीदी तो नहीं है ना, प्रोडक्शन वालों को इशू की है। अब प्रोडक्शन वालों के पास भेजने के लिए स्टोर से तो निकलना ही होगा ना, तो जो इन्वेंट्री स्टोर में आ रही थी, स्टोर के एसेट बढ़ रहे थे, इसलिए वो प्लस में लिखी जा रही थी। अब जो इन्वेंट्री स्टोर से निकल रही होगी उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब नेगेटिव अमाउंट होगी वो। अकाउंटिंग में बच्चे याद रखना, हम जब कोई चीज माइनस करते हैं तो लेट्स सपोज मुझे 100 में से 60 माइनस करने, तो मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा। ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये चीज माइनस हो रही है, तो रिजल्ट मेरे पास $40 आएगा। तो हमने इसीलिए ये 680 को नेगेटिव अमाउंट यानी ब्रैकेट में लिखा ताकि हमें पता हो कि हाँ ये इन्वेंट्री स्टोर से निकल रही है, माइनस हो रही है। अब इसके बाद 19 जनवरी को हमने फिर से कुछ परचेज किया, 120 केजी परचेज किया, एक केजी $5 का हमें पड़ा, मतलब टोटल हमने उसके $600 दिए। अब देखो बच्चे, आप जब भी कोई चीज परचेज करते हो तो जिससे खरीद रहे हो उसकी सेलिंग प्राइस वही रखेगा ना। फॉर एग्जांपल आप बिस्किट खरीदने जाते हो तो जिस दुकानदार से खरीदने जाते हो बिस्किट की कीमत वही लगाएगा ना, वही सेट करेगा बिस्किट की कीमत, आप तो नहीं सेट करोगे। तो इसलिए जो इन्वेंट्री हम खरीद रहे थे उसकी सेलिंग प्राइस भी उसी ने सेट की होगी जिससे खरीद रहे हो, तो वो ऑलरेडी गिवन है आपको। अब जो इन्वेंट्री हम बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे ना, हम मालूम करेंगे, इसलिए जो इश्यूज है उसकी वैल्यू नहीं दी, तो वो इन्वेंट्री वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे। अब हमने 19 जनवरी को 120 केजी और परचेज किया जिसके टोटल $600 हमने पे किए हैं। उसके बाद 21 जनवरी को हमें इशू करना पड़ रहा है 160 केजी, मतलब प्रोडक्शन वालों ने 160 केजी और मांग लिया है। तो जरा बेचते हैं उनको 160 केजी। कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहले इन्वेंट्री आई है वो ही सबसे पहले भेजी जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले वाली इन्वेंट्री पड़ी मौजूद इन्वेंट्रीज में से सबसे पहले वाली कौन सी है? ये 40 केजी जो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो वो 40 केजी यहाँ पे आ जाएंगे। एक केजी $3 का था तो 120 तो ये हो गए। अब 40 केजी दे दिए और 120 केजी चाहिए उनको, तो उसके बाद जो 50 है वो भी 0 बन जाएंगे, 50 यहाँ पे आ गया। वो पर यूनिट $4 का है तो टोटल 200 बनते हैं उसके। अब 50 और 40 90 केजी मिल गए, 70 केजी इनको और चाहिए, तो वो 70 केजी इस 120 में से निकाल के दिए जाएंगे। 70 केजी जो कि पर यूनिट $5 है, तो 70 × 5 इज 350 प्लस 200 550 प्लस 120, तो वो बनता है 670, यानी 670 की इन्वेंट्री हमने बेच दी उनको। अब इसमें से 70 माइनस हुआ तो यहाँ पे 50 रह गया। तो हमें जो 21 जनवरी को इशू कर रखी थी उसकी भी वैल्यू मालूम कर ली। हमें पता चल गया कि भाई असल में हमने कितनी इन्वेंट्री भेजी है जनाब को। अब उसके बाद 27 जनवरी को फिर से हमने कुछ ना कुछ परचेज किया, 50 केजी परचेज किए। एक केजी $6 का था, मतलब टोटल $300 हमने पे किए हैं। तो अब जरा मालूम करते हैं, पीरियड खत्म हो गया है, तो जरा मालूम करते हैं कि आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रह गई है हमारे पास, कितने यूनिट्स आखिर में हमारे पास रह गए हैं इन्वेंट्री में, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चे। हमारे पास 50 केजी ये रह गए हैं जिसकी वैल्यू $5 पर केजी है, और 50 केजी आखिर वाले जो हमने आखिर में परचेज किया था वो अनटच्ड रह गए जिसकी वैल्यू $6 पर केजी है। तो उसी को नीचे लेके आएंगे कि 50 और 50 टोटल 100 केजी बचे हैं हमारे पास। अब इस 100 में से 50 वो $5 वाले थे और 50 ये $6 वाले थे, तो दोनों को मिला के 50 × 5 लिख इसलिए रहा हूं, कैलकुलेट बाकायदा इसलिए कर रहा हूं कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये कहाँ से आया, तो कैलकुलेट करके लिख लो बच्चे। 50 × 5 250 होता है, जिस तरह के 15 × 6 300 होता है।
प्रूव करते हैं। एग्जैक्टली बच्चे 300 का आंसर आया है। तो 250 की इन्वेंट्री यहां से ले आए हम और 300 की इन्वेंट्री ये वाली हम नीचे ले आए, क्योंकि ये आखिर में रह गई थी इन्वेंट्री। अभी तक प्रोडक्शन वालों के पास भेजी नहीं है, जितनी भेजनी थी वो ऊपर से माइनस हो चुकी है। आखिर में जो रह गई है वो है 100 kgs और जिसकी टोटल वैल्यू वो बनती है $550। और अगर आप इसका पर यूनिट मालूम करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, इस 550 को डिवाइड कर दो 100 पे, तो $5.5 का आपका पर यूनिट खर्चा आ रहा है। अब देखो बच्चे, गौर से देखो एग्जामिनर के सवालात क्या कुछ हो सकते हैं इसमें। देखो एग्जामिनर ये पहला सवाल ये कर सकता है कि बताओ वैल्यू ऑफ इशू एट 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को जो हमने इशू कर रखी थी उसकी वैल्यू क्या है। तो देखो बच्चे 15 जनवरी ये रहा, तो उसकी जो इशू वाली वैल्यू है वो ये है, यानी $680। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैल्यू ऑफ इशू एट, ये बच्चे सॉरी बार सेम ही चीज लिखी गई है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि जो वैल्यू ऑफ इशू एट 21 जनवरी है, यानी 21 जनवरी को जो आपने इशू कर रखा था उसकी वैल्यू कितनी बनती है। तो देखो बच्चे 21 जनवरी को जो इशू हमने कर रखा था उसका जो टोटल खर्चा था वो 670 था, टोटल वैल्यू $670 थी। तो उसको भी नीचे लेके लिख लेंगे कि $670। अब देखो तीसरा क्वेश्चन वो क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ इशू बताओ, वो साथ ये नहीं बता रहा, ये नहीं पूछ रहा कि 21 जनवरी वाला इशू की वैल्यू या 15 की, वो सिर्फ वैल्यू ऑफ इशू पूछ रहा है। मतलब जितने भी इशू कर रखे हैं इस पीरियड में उन सबको प्लस करके एक ही आंसर बताना है। तो 680 और 670 को प्लस करके जो आंसर आता है दैट इज द वैल्यू ऑफ इशू इन द पीरियड। अब 600 और 600 1200, 80 और 70 150, यानी 1350 आपका टोटल आंसर है। पूरी जो इशू हमने कर रखी है उसकी वैल्यू 1350 बनती है। इसके बाद एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। अब वो खाली पूछना चाह रहा है कि आखिर में कितने केजी रह गए थे। तो हमने देखो यहां पे कैलकुलेट कर रखा है कि 100 केजी रह गए थे, तो हमारा आंसर होगा 100 केजी। अब अगर वो पूछे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ, तो वो भी हमने मालूम कर रखा है कि $550 क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, $550। अब तीसरा क्वेश्चन वो ये कर सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पर यूनिट के हिसाब से बताओ, यानी जो यूनिट्स क्लोजिंग में रह गए हैं, इन्वेंट्री में आखिर में रह गए हैं, एक एक यूनिट कितने वैल्यू पे आप चार्ज कर रहे हो, एक एक यूनिट की वैल्यू क्या है। तो एक एक यूनिट की वैल्यू है $5.5। ये था बच्चे FIFO मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद पढ़ते हैं LIFO मेथड, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि अगर जो इन्वेंट्री आखिर में आ रही है वो आप पहले भेज रहे हो तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। एक क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, एग्जैक्ट ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। $200, $600, $200,
बच्चे हमने इस बार मेथड इस्तेमाल करना है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो इन्वेंट्री सबसे आखिर में आई है सबसे पहले वो भेजनी पड़ेगी। तो उसी तरह 1 जनवरी में हमारे पास कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, फिर 5 जनवरी को हमने कुछ परचेज किया है, फिर 8 जनवरी को फिर से इन्वेंट्री परचेज की है। अब वो जितनी इन्वेंट्री परचेज की है 100 kg, 200 kg और 50 kg वो भी गिवन है, उसकी वैल्यू भी गिवन है। फिर हमसे कहा गया है कि 15 जनवरी को आपने कुछ इशू कर रखा है, यानी 260 kg आपने इशू करने प्रोडक्शन वालों के पास भेजने, तो उसकी वैल्यू लाइफो मेथड से किस तरह निकलेगी। अब अक्सर स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, वो समझते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो यहां से शुरू करोगे। नहीं बच्चे, यहां से शुरू नहीं करना, उसकी एक वजह है। देखो फॉर एग्जांपल आज 15 तारीख है, आज प्रोडक्शन वालों ने हमसे 260 kg मांग लिया है, तो आपको क्या पता कि 21 तारीख को क्या होगा, 19 को क्या होगा और 27 को क्या होगा। तो जो 27 तारीख को आया है आप पहले वो क्यों बेच रहे हो। मांगा आज है उन्होंने, यानी 15 जनवरी को उन्होंने मांगा है और आप वो 27 जनवरी वाला उठा के दे रहे हो। तो 15 जनवरी को आपको पता कैसे चले कि भाई 27 जनवरी को इन्वेंट्री खरीदेंगे कितनी, और वो तो 27 जनवरी को आनी है ना, तो आज कैसे बेच सकते हो आप। नहीं बच्चे, हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जो 15 जनवरी को हमसे इशू मांगी गई है, ये जो इन्वेंट्री मांगी गई है, इससे ऊपर की जितनी इन्वेंट्री है उसमें देखेंगे कि सबसे आखिर वाला कौन सा आया है। सबसे आखिर वाला ये आया है तो यही सबसे पहले भेजा जाएगा। ये खत्म हो जाए तो उसके बाद ये वाली इन्वेंट्री भेजी जाएगी, और ये भी खत्म हो जाए तो उसके बाद ये वाली इन्वेंट्री भेजी जाएगी। बच्चे लाइफो मेथड इस तरह वर्क करता है। कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। 260 kg मांगे, लाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में यही 50 kg आए थे ना, इसको खत्म करके नीचे ले आएंगे। अब एक kg $4 का है तो 200 तो ये हो गए। अब 50 kg दे दिए, 210 kg और चाहिए, तो 200 kg तो यहां से ले आएंगे उठा के। 200 ये एक यूनिट $3 का है तो 600 ये आ गए। अब 10 kg और चाहिए तो वो इधर से माइनस कर देंगे, ये 90 रह जाएंगे और वो 10 हम नीचे ले आएंगे। एक यूनिट $2 का था, यानी $20 की वैल्यू वो आ गई। अब 200 प्लस 600 प्लस 20 तो $820 की इशू वैल्यू आ गई है इसकी। हमने लाइफो मेथड इस्तेमाल किया, मतलब 15 जनवरी तक जितना भी हमारे पास डेटा आ चुका था, जितनी भी इन्वेंट्री आ चुकी थी, उसमें सबसे आखिर वाला पहले भेजा, उसके बाद उससे पहले वाला भेजा और उसके बाद उससे पहले वाला भेजा। अब इसके बाद 19 जनवरी को हमने फिर से 120 kg परचेज किए। एक kg हमें $5 का पड़ा है, जिसकी टोटल कीमत $600 बनती है। 21 जनवरी को जनाब कहते हैं कि हमें 160 kg का मटेरियल चाहिए। अब हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, लाइफो, यानी जो सबसे आखिर में आया है वो सबसे पहले भेजोगे। तो अभी चल रहा है 21 जनवरी। 21 जनवरी को देखते हुए ऊपर की इन्वेंट्री चेक करो, सबसे आखिरी वाली इन्वेंट्री कौन सी आई थी, यही 120 kg आई थी ना। तो ये 120 kg को नीचे ले आएंगे। एक यूनिट $5 का है, तो मतलब वो $600 का, तो इन्वेंट्री ये वाली आ गई। अब 120 kg दे दिया है और कितना चाहिए, 40 kg चाहिए। तो इससे ऊपर जितनी भी इन्वेंट्री है सारी खत्म हो चुकी है, ये इन्वेंट्री रहती है। तो ये 50 इधर रह जाएंगे, 40 को हम नीचे ले आएंगे। अब एक kg $2 का है, तो 40 × 2 इज इक्वल टू 80। अब 160 kg पूरे हो गए हैं। अब इस वाले इशू की $680 की वैल्यू बनती है। हम लाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सबसे आखिर में आया है वही सबसे पहले बेचा जाएगा। अब इसके बाद 27 जनवरी को आप फिर से कुछ परचेज करते हो 50 kg के, जिसकी टोटल वैल्यू 300 है और पर यूनिट $6 है। तो लेट सपोज पीरियड खत्म हो चुका है, आखिर में इन्वेंट्री स्टोर्स में रह कितनी गई है वो मालूम करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो बच्चे, 50 kg ये रह गए हैं और 50 ये वाले रह गए हैं। तो हम कहते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है दैट इज 100 kg, जिसमें ऊपर वाले जो 50 है वो एक यूनिट $2 का था, और ये जो नीचे वाले 50 है वो एक यूनिट $6 का था। तो 50 × 2 is 100, 50 × 6 is 300। तो मतलब हमें पता चला कि इसकी टोटल जो कॉस्ट है
टोटल जो वैल्यू है दैट इज 400। अब पर यूनिट मालूम करना हो तो 400 को डिवाइड कर दो 100 पे, मतलब एक एक यूनिट $4 का मिल रहा है आपको। तो अब एग्जामिनर के क्वेश्चंस देखो। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज के 15 जनवरी को जो आपने इशू कर रखा है उसकी वैल्यू क्या बनती है। तो 15 जनवरी को लाइफो के हिसाब से $820 की इशू हमने कर रखी थी, क्योंकि ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। अब वैल्यू ऑफ इशू एट 21 जनवरी यानी 21 जनवरी को जो आपने इशू कर रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 680। हम ऊपर से देख के बता सकते हैं। अब अगर वो सिंपल वैल्यू ऑफ इशू पूछे कि इस पीरियड में टोटल इश्यूज कितने किए थे, वो डेट साथ ना बताए, तो मतलब वो सारे के सारे इश्यूज की वैल्यू पूछ रहा है। तो 820 और 680 ये कितने बनते हैं, ये बनते हैं 1500। अब इसके अलावा वो ये पूछ सकते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी। तो डेटा पुराना वाले इस्तेमाल किया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो उसी तरह 100 kg है। और अगर पूछे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो वो थी $400 वैल्यू थी क्लोजिंग इन्वेंट्री की। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री का पर यूनिट पूछे तो वो है $4। अब ये हमारा लाइफो का क्वेश्चन था बच्चे। अब इसी क्वेश्चन को एफ को तरीके से करके देखते हैं कि एफ को तरीके से इसको कैसे हल किया जा सकता है। सबसे पहले एफ को कम्युलेटिव पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, सबसे पहले पढ़ते हैं कि कम्युलेट करने का मतलब क्या है। देखो एवरेज यानी आपने एवरेज के थ्रू कॉस्टिंग करनी है। पहले जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है उसका एवरेज लेना है और उसके मुताबिक वैल्यू देनी है। लेकिन कम्युलेटिव का मतलब एवरेजेस को इकट्ठा करना, एक जगह पे लेके आना, प्लस करना, जोड़ देना। मतलब आप ये जो एवरेज लिया लेट्स सपोज एक डेटा का, उसको नेक्स्ट डेटा के साथ फिर से मिला के एक और एवरेज लोगे तब नई वाली इशू को वैल्यू दोगे। अब कोई और इशू करनी पड़ रही है तो फिर से एक नया एवरेज लिया जाएगा कनेक्टेड एवरेज और उसके जरिए वैल्यू दी जाएगी। पढ़ते हैं। देखो बच्चे, 1 जनवरी को हमारे पास कुछ 100 kg की ओपनिंग पड़ी हुई है। 5 जनवरी को हमने 200 kg परचेज किया है और 8 जनवरी को हमने 50 kg परचेज किया है। अब सबकी वैल्यू भी हमें गिवन है पहले से ही कि इसकी वैल्यू है कितनी, 200, 600 और फिर से 200। अब 15 जनवरी को हमने इशू करना है, लेकिन कौन से मेथड से करना है, एवरेज कम्युलेटिव, मतलब एवरेज लेना होगा कि नहीं। अब एवरेज लेने का तरीका क्या है, देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल एक क्लास है जिसमें 3 लड़के हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है असद और एक का नाम है आलम। एक जनाब के 70 नंबर आते हैं, एक के 90 आते हैं और एक के 95 आते हैं आउट ऑफ 100। तो ये तो तीनों के नंबर है। लेकिन अगर मैं एवरेज तौर पे मालूम करना चाहता हूं कि इस क्लास में एवरेज स्कोर क्या है एक स्टूडेंट का, तो एवरेज किस तरह मालूम किया जाता है। सिंपल सी बात है, तीनों लड़कों के स्कोर को प्लस करो, यानी 70 प्लस 90 प्लस 95 तो 255, और 3 लड़कों का स्कोर था ना तो उसको डिवाइड कर दो 3 पे, यानी एवरेज तौर पे एक एक लड़के का जो स्कोर है दैट इज 85। तो मतलब तरीका यह है कि जितना स्कोर था सबको प्लस करो और जितने लड़कों का स्कोर था उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दिया हमने, तो इस तरीके से एवरेज आ जाता है। तो अब यहां पे अपनी इन्वेंट्री के लिए हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि कितने पैसों की इन्वेंट्री खरीदी गई है, उन पैसों को प्लस करेंगे और इनको इस्तेमाल करके जो इन्वेंट्री खरीदी है उसको भी प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों को एक दूसरे पे, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो जरा प्लस करते हैं, देखते हैं कि 200 प्लस
600 प्लस 200, तो हमें पता चला कि ये 1000 का खर्चा हुआ है, हमारा 1000 का खर्चा हुआ है, जिसको इस्तेमाल करके 100 प्लस 200 प्लस 50 यानी 350 केजी की इन्वेंट्री खरीदी गई है। अब 1000 को जरा आप डिवाइड कर दो 350 पे, क्योंकि 1000 का खर्चा करके 350 केजी खरीदा गया है ना, तो एक केजी $2.85 का खरीदा गया है, $2.85 का खरीदा गया है। ये $2.85 जो है ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है कि नहीं, एवरेज वैल्यू पर यूनिट है कि नहीं, क्योंकि ऊपर के जितने भी हमने परचेस कर रखे थे हर एक का अलग अलग कॉस्ट पर यूनिट था, लेकिन हमने सबको प्लस किया और उनके पैसों को भी प्लस किया, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे, टोटल केजीज पे डिवाइड किया, तो एवरेज तौर पे मालूम हुआ कि एक केजी की कितनी वैल्यू है, हमने एवरेज के जरिए मालूम किया, तो जो एवरेज है उसी से इसको वैल्यू दे देंगे। अब 260 केजी उन्होंने मांगा था ना, तो इस 260 को इसी $2.85 से वैल्यू दे देंगे, तो 2.85 इंटू 260 मतलब के $741 की इशू कर रखी है आपने। एवरेज के जरिए वैल्यू दी गई कि नहीं, बिल्कुल दी गई। अब आगे क्या करना है, गौर से देखो बच्चे, हमारे पास जो टोटल इन्वेंट्री थी वो है 350, जिसमें से 260 तो दे दी, 260 दे दी, रह कितनी गई 90 केजी, तो उसको नीचे ले आओ। अब नीचे क्यों लेके आ रहे बता रहा हूं, उसको नीचे ले आएंगे कि 90 केजी ये रिमेनिंग है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी थी ना एवरेज के तौर पे कि इसकी एवरेज पर यूनिट क्या है, वो था $2.85, तो $2.85 इंटू 90 केजी, तो 256.5 इसकी टोटल कॉस्ट बनती है, 256.5 टोटल कॉस्ट बनती है। अब ये इन्वेंट्री नीचे आ गई है। 19 जनवरी को हमने कुछ परचेस किया है 120 केजी का, जिसकी टोटल कॉस्ट 600 है। अब 21 जनवरी को फिर से 160 केजी इशू करना पड़ रहा है, तो ये भी हम एवरेज कॉस्ट पे ही इशू करेंगे कि नहीं, एवरेज कॉस्ट पर ही इसको वैल्यू दी जाएगी कि नहीं। तो हम वो ऊपर वाले डेटा को इसलिए नीचे लेके आ गए कि ये जो हमने 19 जनवरी को फिर से परचेज किया है इसके साथ मिला के एक नया एवरेज ले लिया जाए, और इस नए एवरेज के थ्रू 21 जनवरी वाली इशू जो हमने कर रखी है उसको वैल्यू दी जा सके। तो 256 प्लस 600, तो ये बना 856.5 पैसे टोटल बने। 90 प्लस 120 यानी 210 केजी बने। तो हम जरा 856.5 को डिवाइड करते हैं 210 पे, तो हमें पता चलता है कि $4.07 की एवरेज वैल्यू आ रही है पर यूनिट। अब हमने पिछला डेटा जो ऑलरेडी एवरेज पे था, लेकिन उससे जो कुछ बचा उसको नीचे ले आए उसी एवरेज रेट पे, और नया जो हमने परचेस कर रखा था 19 जनवरी को उसके साथ मिला के एक नया एवरेज लिया कि नहीं। तो हमने पुराने वाले एवरेज को नए एवरेज के साथ कनेक्ट करके एवरेज वैल्यू निकाली कि नहीं। हम इसलिए कहते हैं कि ये एवरेज कम्युलेटिव है, यानी एवरेजेस को कम्युलेट किया जा रहा है। सिंपल बात यह है कि जब भी आप कोई इशू कर रहे हो या क्लोजिंग वैल्यू मालूम कर रहे हो, तो उससे पहले जितना कभी डेटा पड़ा हुआ है उसका एवरेज लो और वैल्यू मालूम कर लो उसकी। अब जो कुछ अगर बच जाए तो नीचे ले आओ, फिर अगर कोई नया इशू करना पड़ रहा है तो ऊपर जितना भी डेटा है एक नया एवरेज लिया करो और उस नए एवरेज के साथ इशू की वैल्यू फाइंड करोगे। फिर से अगर कुछ बच जाए नीचे ले आओ, फिर से अगर आपको कोई इशू करना हो या क्लोजिंग वैल्यू मालूम करनी हो तो ऊपर जितना भी डेटा है उसका पहले एक नया एवरेज लो और उस नए एवरेज पे इशू हो या क्लोजिंग हो वैल्यू दे दो उसको। अब हमने एवरेज फिर से फाइंड कर दिया कि $4.07 का एवरेज रेट है। तो ये जो 21 जनवरी वाली इशू है इसको $4.07 के साथ ही वैल्यू देंगे। तो 160 को मल्टीप्लाई करो $4.07 के साथ, तो ये 651.651.2 बनते हैं। नेगेटिव में लिख लेंगे क्योंकि ये हम इशू कर रहे हैं, इन्वेंट्री बायर जा रही है, प्रोडक्शन वाले के पास जा रही है, स्टोर से निकल रही है। अब 210 केजी ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए थे जो हमने एवरेज रेट पे निकाले, उसमें से 160 केजी तो हम बेच चुके हैं,
160 बेच चुके हैं। कुछ बचा है कि नहीं? बिल्कुल बचा है, 50 केजी बचा है जिसको हम नीचे ले आएंगे, 50 केजी। और किस रेट पे? ऑलरेडी उसका एवरेज ले चुके हैं कि नहीं? बिल्कुल उसी एवरेज रेट पे ले आएंगे, $4.07 के हिसाब से। तो हम 4.07 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 केजी से, तो इस 50 केजी का एवरेज रेट 203.5 बनता है। अब उसके बाद हमने 27 जनवरी को फिर से एक परचेज की है 50 केजी की, लेकिन पीरियड खत्म हो चुका है। अब हमें क्लोजिंग वैल्यू मालूम करनी है। अब मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं एवरेज कम्युलेटिव मेथड। अब इस क्लोजिंग की वैल्यू भी एवरेज के जरिए निकालनी होगी कि नहीं? अब उसमें मसला यह है कि एक नया डेटा आ गया है 27 जनवरी का, जो कि एवरेज पे नहीं है। तो हम पुराने एवरेज को इसके साथ मिला के फिर से एक एवरेज लेंगे कि नहीं, और जो नया एवरेज होगा उसी के जरिए हमारी इशू को वैल्यू देंगे। सिंपल सी बात है। तो 203 प्लस 300 तो 503.5 टोटल कॉस्ट बनी है। अब 50 और 50 यानी 100 केजी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब इस 503.5 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि $5.035 पर केजी क्लोजिंग वैल्यू पर यूनिट है। अब देखो एग्जामिनर के क्वेश्चंस, मासूमाना सवाल, सिंपल सी बात है, यही क्वेश्चन कर सकता है कि वैल्यू ऑफ इशू एट 15 जनवरी, ये क्वेश्चन कर सकता है कि 15 जनवरी को इशू की वैल्यू क्या थी एवरेज कम्युलेटिव को इस्तेमाल करते हुए। तो वो हमने देखा कि 15 जनवरी को जो कम्युलेटिव एवरेज को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू थी वो थी $741। अब वो अगर पूछे कि वैल्यू ऑफ इशू एट 21 जनवरी एवरेज कम्युलेटिव को इस्तेमाल करते हुए, तो वो भी हमने देखा कि 21 जनवरी को जो हमने इशू कर रखा है उसकी वैल्यू है $651.2। अब अगर वो पूछे कि सिंपल वैल्यू ऑफ इशू बताओ, यानी इस पीरियड में टोटल इश्यूज कितने किए गए हैं, तो देखो एक तो $741 थे प्लस $651 थे, $651.2। तो दोनों को प्लस करके यानी इस जनाब को और इस जनाब को प्लस करके $1392.2 ये इस पीरियड के टोटल इशू की वैल्यू है। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरेज कम्युलेटिव को इस्तेमाल करते हुए क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो वो है 100 केजी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, वो है $503.5। क्लोजिंग इन्वेंट्री पर यूनिट कितना है, वो है $5.035 पर केजी के हिसाब से। ये था एवरेज कम्युलेटिव। बच्चे आप एवरेजेस को कम्युलेट करते हो तो मतलब सिंपल ट्रिक ये है कि जब भी आपने कोई इशू करनी है तो उससे ऊपर जितने भी डेटा है उसका एवरेज लो और उस एवरेज रेट पे इशू कर दो। कुछ बच जाए तो नीचे ले आओ और डेटा आता जाएगा, मतलब इन्वेंट्री आती जाएगी। फिर से अगर कुछ इशू करना पड़ रहा है तो ऊपर जितना भी नया वाला डेटा आ चुका है उन सब का नया एवरेज लो और उसी एवरेज पे इशू की वैल्यू फाइंड कर लो। अब अगर कुछ बच जाए तो उसको नीचे ले आओ, जो बकाया डेटा आता जाता है उसके साथ प्लस करो। अब आपने कोई इशू की वैल्यू फाइंड करनी हो या क्लोजिंग की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जो क्लोजिंग या इशू से ऊपर नया वाला डेटा पड़ा हुआ है उसका एक नया एवरेज लो और उस पर क्लोजिंग हो या इशू हो उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो आप हर बार वो पुराना डेटा जो ऑलरेडी एवरेज वैल्यू पे पड़ा हुआ था उसको नए के साथ मिला के एवरेज ले रहे हो, तो मतलब आप पुराने एवरेज को नए के साथ मिला के एक और एवरेज लेते हो कि नहीं। अब इसी को एवरेज कम्युलेटिव कहते हैं या कनेक्टेड एवरेजेस भी कह सकते हैं या मूविंग एवरेजेस भी कह सकते हो। कुछ भी नाम ले, आपने कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। ये सारे वो कहते हैं ना कि एक ही गधे के सींग है। अब आपको पता होगा गधे के सींग होते हैं या नहीं बच्चे। इसके बाद हम पढ़ने लगे हैं एवरेज पीरियोडिक। अब नाम से ही दिख रहा है कि आपने एवरेजेस के थ्रू कॉस्टिंग करनी है, वैल्यूएशन करनी है और पूरे पीरियड के लिए एक ही एवरेज लिया जाएगा बच्चे। तो पूरे पीरियड के लिए एक ही एवरेज मतलब इस पूरे पीरियड में जितने हमारे पैसे लगे हैं उनको प्लस किया जाएगा और इनको इस्तेमाल करके जो इन्वेंट्री खरीदी गई है उनको प्लस किया जाएगा। अब आपने इसमें इशू वाली इन्वेंट्री नहीं
प्लस करनी, क्योंकि अब वो तो आपने खुद बेचनी है ना। हम एवरेज किस इन्वेंट्री की मालूम कर रहे हैं? जो इन्वेंट्री हमने खरीद रखी है, जिसकी वजह से हमें पैसे पे किए थे। तो टोटल पैसे कितने पे किए हैं, हम एवरेज किस तरह मालूम करेंगे? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल इन्वेंट्री पे। तो मालूम करते टोटल इन्वेंट्री कितनी है, 200 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 300। तो हमने इस पूरे पीरियड में $1900 खर्चा किया है। अब $1900 का खर्चा करके इन्वेंट्री कितनी खरीदी है, 100 kg, फिर 200 kg, फिर 50 kg, फिर 120 kg और उसके बाद फिर से 50 kg, यानी टोटल हमने 520 kg इन्वेंट्री खरीद रखी है। तो हम 1900 को डिवाइड करते हैं 520। 1900 इस पूरे पीरियड का टोटल खर्चा था, 520 इस पूरे पीरियड की टोटल इन्वेंट्री थी। हमने डिवाइड किया तो पूरे पीरियड के लिए हमारे पास एवरेज निकल आया $3.65। एक केजी की एवरेज कॉस्ट आ गई है। अब जब आपने एवरेज पूरे पीरियड के लिए निकाल लिया है और वो इसी पीरियड का एवरेज है, तो इसी पीरियड में जितनी भी इश्यूज है और जितने भी आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज मालूम कर रही हैं, सारे के सारे इसी एवरेज रेट पे, इसी एवरेज वैल्यू पे मालूम किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एवरेज निकला है पूरे पीरियड के लिए निकला है और इसी पीरियड के लिए निकला है। और फिर चाहे इश्यूज हो या क्लोजिंग वैल्यू, वो सारी की सारी इसी पीरियड से रिलेट करते हैं ना। तो आपने सारे के सारे इश्यूज को भी इसी वैल्यू पे लिखना है और क्लोजिंग को भी इसी वैल्यू पे लिखना है आपने। सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चे, ये जो हमने एवरेज लिया था उसका डेटा लिख रहा हूं बच्चे। अब जरा मालूम करते हैं कि सबको एवरेज रेट और एक ही रेट पे वैल्यू तो दे दी, लेकिन टोटल वैल्यू बनती कितनी है। 15 जनवरी को जो हमने इशू कर रखा था उसकी वैल्यू मालूम करते हैं, 260 इंटू 3.65, तो वो 949 बनता है, $949 नेगेटिव में। अब 21 जनवरी को जो हमने इशू कर रखी है 160 kg की, उसको जरा मालूम करते हैं 3.65, तो ये $584 बनते हैं टोटल। अब जब हमारी क्लोजिंग वैल्यू जो थी वो कितनी थी? सिंपल सी बात है, पूरे पीरियड में आपको 520 kg इन्वेंट्री आपने खरीदी है। 520 में से एक तो आपने 260 एक बार आपने इशू कर दी और उसके बाद 160 फिर से इशू कर दी, तो आपके पास 100 kg इन्वेंट्री रह गई है। अब 100 को मल्टीप्लाई करोगे 3.65, क्लोजिंग हो लेकिन फिर भी उसी एवरेज वैल्यू पे आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो एवरेज इसी पीरियड के लिए निकाला गया था और ये क्लोजिंग भी इसी पीरियड का है। तो टोटल कॉस्ट $365 बनती है। अब ये कैलकुलेट तो किया गया। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ 15 जनवरी को जो इशू कर रखी थी एवरेज पीरियोडिक के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी बनती है? 949। 21 जनवरी वाले इशू की वैल्यू कितनी बनती है? 584। अगर पूछा जाए कि भाई बताओ सिर्फ इशू का है, डेट ना बताए, तो मतलब वो पूरे इश्यूज का पूछ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इस पीरियड में जितनी इश्यूज कर रखे हैं सबकी वैल्यू कितनी है, तो आप 949 प्लस 584 को प्लस करो, तो मतलब 1533 टोटल वैल्यू है टोटल इश्यूज की इस पीरियड के मुतालिक। अब आपसे पूछा जाए कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो 100 kg। क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू कितनी है? 365। क्लोजिंग इन्वेंट्री पर यूनिट कितना है? 3.65। सारे के सारे क्वेश्चंस हल हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी रहता है कि सर आपने लाइफो में हमें सबसे पहले ये बता दिया था कि देखो बच्चे, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि इधर से शुरू कर देते हैं लाइफो का नाम सुन के। नहीं, जब तक आपको 15 जनवरी की वैल्यू नहीं पता तो आप 27 जनवरी की वैल्यू किस तरह फाइंड कर रहे हो? तो उधर आपने हमें रोका था कि पहले 15 जनवरी को ट्रीट करो, बाद में जाके 27 जनवरी को ट्रीट कर लोगे, क्योंकि आज तो 15 जनवरी है, 27 जनवरी तो अभी तक आया ही नहीं है।
तो अब जाके आप पूरे पीरियड के लिए एवरेज कैसे मालूम कर रहे हो? 15 जनवरी को अभी तक ट्रीट किया नहीं और आप पहुंच गए हो 27 जनवरी तक। आपको 27 जनवरी की इन्वेंट्री का पता कैसे चले कि कहां कितनी इन्वेंट्री है और उसको खरीदने के पैसे कितने लगे हमारे? अब देखो बच्चे, क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, जवाब देने लगा हूं। पीरियोडिक एवरेज जो है ना, वो हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते, बाकी 3 मेथड्स तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक FIFO, LIFO और FCO कम्युलेटिव, कि उसको इस्तेमाल करके एक एक यूनिट या एक एक केजी का कितना खर्चा है प्रोडक्शन वालों को मालूम हो सके ताकि उनकी कॉस्टिंग आसान हो। वो तो हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीरियोडिक एवरेज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? शॉर्ट टर्म में वापस डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अब शॉर्ट टर्म में डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाने पड़ रहे हैं और वापस क्यों बनाने पड़ रहे हैं बताता हूं। लेट सपोज कोई आपके मुल्क पे आपकी कंपनी में शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जैसा कोई मैनेजर आए जो इस्तेमाल 20 केजी करे और वहां रिकॉर्ड्स में 30 केजी लिखता जाए, वो बकाया 10 केजी घर लेके जाए। खर्चा 2000 करे और रिकॉर्ड्स में 250 लिखता रहे, $50 घर लेके जाए, तो जितनी भी चोरी करेगा कल को ऑडिटर जब आएगा कंपनी के ऑडिट करने, उसको तो ये सारे मसले मालूम हो सकते हैं ना। अब ऑडिटर को कोई घपला दिखा, उसने एक दस्तखत करना है और गई भैंस पानी में, कंपनी के वारे न्यारे हो गए, टाटा बाय बाय, खत्म। अब उसका एक सिग्नेचर लेके गए, लेकिन आपके सालों की मेहनत डूब जाएगी। अब इस पर्पस के लिए हमने कंपनी में एक इंटरनल ऑडिटर भी बिठा रखा होता है कि आप बार बार ऑडिट किया करो, ताकि जब हुकूमत की तरफ से ऑडिटर कोई आए तो कोई मसला ना हो रिपोर्ट्स में। अब हमारे इंटरनल ऑडिटर जो था वो ऑडिट करने लगा, तो उसको पता चला कि जनाब मैनेजर क्या क्या कुछ गपले कर बैठा है। अब वो ऑडिटर को जाके कहता है कि जहां तूने ये सब सीखा है ना, वो सलमान खान का डायलॉग है ना कि उस स्कूल का हेडमास्टर अभी भी मेरे से ट्यूशन लेता है, कि मैं अगर अपने जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। अब ऑडिटर को इस मिजाज का था हमारे, तो उसने मैनेजर को यहां से पकड़ा और रख के लिए 4-5 चपेड़े। कंपनी से निकाला गया, एक उससे मांगे गए सारे के सारे पैसे वापस, कि जितने गपले कर रखे हैं सारे पैसे वापस ला के दो। अब ठीक है, पैसे वापस आए या ना आए, लेकिन रिपोर्ट्स तो खराब हो गई ना, तो वो सारे रिपोर्ट्स हमारे किसी काम के नहीं है ना, जो उस मैनेजर ने बनाए थे। अब नए रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे कि नहीं, जल्दी से जल्दी बनाने पड़ेंगे कि नहीं, डिटेल और प्रॉपर बनाने पड़ेंगे कि नहीं। तो देखो आपकी रिपोर्ट जितने भी खराब हो जाए, अब ये मसला नहीं कि सिर्फ मैनेजर की वजह से ये हो सकता है गलती से कुछ गलत रिकॉर्डिंग हो गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसा कोई मैनेजर आए जो पूरा पीरियड गुजरने के बाद स्टोर्स को आग लगा दे, खाली इस पर्पस के लिए कि मेरे रिकॉर्ड्स किसी को ना मिले। शहबाज शरीफ जनाब यही करता था ना, कोई भी स्कीम करके आखिर में कह रहे थे कि फला स्टोर में आग लग गई है, FBI के रिकॉर्ड्स में आग लग गए हैं, और FIA के और पता नहीं किस किस के रिकॉर्ड्स में आग लग गई है, रिकॉर्ड्स ही गायब हो जाते थे। तो अगर मैनेजर कोई इस टाइप का है कि पूरे पीरियड गुजरने के बाद आपके स्टोर रूम की उसने आग लगा दी, वो रिकॉर्ड्स ही जला दिए, फिर क्या करोगे? अब ऑडिटर को तो कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स दे रही है ना। अब हर किसी को कम से कम इतना तो पता होता है कि इस पीरियड में टोटल मैंने खर्चा कितना किया और टोटल इन्वेंट्री कितनी खरीदी है। तो टोटल खर्चे को प्लस करके टोटल इन्वेंट्री पे डिवाइड कर दो, आपको पर यूनिट यानी पूरे पीरियड के लिए एवरेज मिल जाएगा। अब पूरे पीरियड का एवरेज कॉस्टिंग ही करोगे ना, तो आप ना तो कुछ कम हिसाब कर सकते हो, ना वो असल खर्चे से आपका खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि एवरेज कॉस्टिंग आप कर रहे हो। तो जितने भी इश्यूज कर रखे हैं, अब एक डिपार्टमेंट में आग लग सकती है, दूसरे में आग लग सकती है, सब में तो आग नहीं लग सकती ना। तो आप कम से कम मालूम कर सकते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके मालूम करो कि हमने कब कब इन्वेंट्री भेजी थी और कितनी भेजी थी। तो जो भी एवरेज रेट आया है उसी से हर एक इशू को भी वैल्यू करो और हर एक क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी वैल्यू करो। तो मतलब हमने ये सीखा कि जो पीरियोडिक एवरेज कॉस्टिंग है, पीरियोडिक एवरेज कॉस्टिंग यानी पूरे पीरियड की जो आप एवरेज कैलकुलेट करते हो, वो इस पर्पस के लिए किया जाता है कि शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी प्रॉपर और डिटेल रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स वापस किस तरह बनाया जाए, इस पर्पस के लिए पीरियोडिक एवरेज कॉस्टिंग की जाती है बच्चे। अब ये तो हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 3 मेथड्स थे, FIFO, LIFO, एवरेज कम्युलेटिव और एवरेज पीरियोडिक, ये तो हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है बच्चे, यहाँ पे एक और मसला भी आता है। थ्योरेटिकल मसला ये आता है कि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ,
अगर प्राइसेस राइज कर रहे हैं तो इन तीनों मेथड्स के प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री पे क्या असर पड़ेगा। या अगर प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो हर एक मेथड का बताओ प्रॉफिट पे, कॉस्ट पे और क्लोजिंग वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर प्राइसेस कॉन्स्टेंटली राइज कर रही हैं, यानी मुल्क में इन्फ्लेशन है, कीमतें दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी इशू ऑफ वैल्यू ऑफ इशू यानी हमारी जो कॉस्ट है, क्योंकि जो आप प्रोडक्शन वालों को बेचते हो उसी को इशू कहते हो ना, और प्रोडक्शन वाले वहां इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब ये हमारा खर्च ही हुआ ना, तो उसको हम दूसरा नाम अपनी कॉस्ट भी कह सकते हैं, इशू वैल्यू भी कह सकते हो या कॉस्ट भी कह सकते हो, कि जो आप इशू करोगे उसी प्रोडक्शन ने इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाना है, तो उसी को हमारा खर्चा कंसिडर किया जाता है ना, कि इतने मटीरियल का खर्चा हुआ है। तो हम देखते हैं कि फाइफो मेथड का, एफको का और लाइफो का कॉस्ट, प्रॉफिट और क्लोजिंग वैल्यू पे क्या असर आता है अगर कांस्टेंटली प्राइसेस राइज कर रहे हैं। देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे डमी फिगर्स लिखे हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट ले लो। डमी फिगर्स के जरिए हर किस्म का क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। प्राइसेस वो कह रहे हैं राइज कर रहे हैं, तो लेट सपोज हमने पहली इन्वेंट्री $2 की खरीदी है, फिर 3, 4, 5, 6 और आखिरी इन्वेंट्री हमने $60 की खरीदी है। हर बार जब भी मैं इन्वेंट्री खरीद रहा था प्राइसेस राइज कर रहे थे कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो मतलब इन्फ्लेशन आ रही है। अब इस पे हम इस्तेमाल करते हैं फाइफो मेथड। अब फाइफो मेथड में जो सबसे पहले आया है वो पहले भेजा जाता है। तो लेट्स सपोज ये भी भेज दिया इन्वेंट्री को प्रोडक्शन वालों को, ये भी भेजा, ये भी भेजा, ये भी भेजा, ये दोनों अभी तक क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। तो अब खुद देख के बताओ बच्चे, जो मैंने प्रोडक्शन वालों को इशू कर दिया है, यानी जो मेरी कॉस्ट है उनका पर यूनिट जो वैल्यू है वो ज्यादा है, या जो क्लोजिंग में रह गए हैं उनकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है। अब सिंपल सी बात है, जो क्लोजिंग में रह गए हैं उनकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है बच्चे। तो हम कहते हैं कि क्लोजिंग की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी फाइफो के हिसाब से, और कॉस्ट की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। अब क्लोजिंग ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे, क्योंकि क्लोजिंग और प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। और अगर इससे समझ ना आए तो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं 10 रुपए की कोई चीज बनाता हूं, 5 रुपए उस पर प्रॉफिट लगाता हूं और 15 की बेच देता हूं। अब ज्यादा प्रॉफिट कमाने हो तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऑलरेडी जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो इतनी है कि इससे ज्यादा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मजबूरन मुझे कुछ ऐसा तरीका तलाश करना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैं प्रोडक्शन करूं तो कम से कम खर्चा आए। अब अगर मैं 10 रुपए का बना रहा था और 15 का बेच रहा हूं तो प्रॉफिट 5 रुपए का आ रहा था, लेकिन यही चीज अगर मैं 8 रुपए का बना के 15 का बेचने लग जाऊं तो अब प्रॉफिट कितना है, 7 रुपए का है। मतलब खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होता है, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि कॉस्ट कम लगेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही कि नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और प्रॉफिट और क्लोजिंग वैल्यू आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। अब जरा पढ़ते हैं कि लाइफो मेथड इस्तेमाल करना हो और प्राइसेस कॉन्स्टेंटली राइज कर रही हो तब क्या असर पड़ेगा। देखो बच्चे, लाइफो मेथड में जो सबसे आखिर में आया है वो बेचा, फिर ये भेजा, फिर ये भेजा, फिर ये भेजा प्रोडक्शन वालों को, ये दोनों आखिर में रह गए क्लोजिंग इन्वेंट्री में। तो अब बताओ बच्चे, जो प्रोडक्शन वालों को भेजा है यानी जो कॉस्ट लगी है, जो इशू कर दी है, उसकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है, ये जो क्लोजिंग में रह गए हैं उसकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है। सिंपल सी बात है बच्चे, ये 2 और 3 है जबकि ये 4, 5, 6 और 7 है, इनकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है। तो मतलब लाइफो में कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा, क्लोजिंग की कम आएगी। अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो प्रॉफिट कम ही आएगा। तो हमने कहा कि ये ज्यादा, ये कम और ये भी कम आएगा। अब बात आती है एफको की। एफको कहते हैं बिल्कुल एवरेज, बिल्कुल मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट दोनों का बिल्कुल मिडिल होगा। मतलब एफको में इससे खर्चा ज्यादा लगेगा लेकिन लाइफो से जरा कम लगेगा। प्रॉफिट फाइफो से कम होगा लेकिन लाइफो से ज्यादा होगा। क्लोजिंग वैल्यू भी फाइफो से कम होगी लेकिन लाइफो से ज्यादा होगी। मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पे सब कुछ रहेगा। अब पढ़ते हैं बच्चे कि अगर प्राइसेस कॉन्स्टेंटली फॉल कर रही है तब क्या,
इफेक्ट होगा FIFO, LIFO और EFCO का प्रॉफिट, कॉस्ट और क्लोजिंग वैल्यू पे। देखो बच्चे, फिर से डमी फिगर के जरिए समझते हैं। पहली इन्वेंट्री 7 की खरीदी है, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, कॉन्स्टेंटली प्राइस स्लोली फॉल कर रही है कि नहीं, तो सबसे पहले FIFO मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो पहले आया है वही पहले भेजा गया होगा, तो ये भी प्रोडक्शन के पास गया, ये भी गया, ये भी गया, और लेट सपोज ये 3 क्लोजिंग में रह गए। तो खुद देख के बताओ बच्चे, जो कॉस्ट लगी है, मतलब जो इशू कर दिया है, जो प्रोडक्शन वालों के पास बेच चुका हूं, उनकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है, या जो मेरे पास इन्वेंट्री में रह गए हैं उनकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है। तो जो क्लोजिंग है उनकी पर यूनिट वैल्यू कम है, क्योंकि देखो 4, 3, 2, जबकि जो मैंने इशू कर दिया प्रोडक्शन वालों के पास बेच दिए उनकी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर प्राइसेस कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहे हो तो FIFO में कॉस्ट ज्यादा, प्रॉफिट कम और क्लोजिंग वैल्यू भी कम ही लगेगी। अब जरा LIFO के लिए सीखते हैं। LIFO में सबसे पहले ये भेजा, फिर ये भेजा, ये भेजा, ये भेजा, ये दोनों आखिर में क्लोजिंग में इन्वेंट्री में रह गए। तो जरा खुद देख के बताओ बच्चे, जो क्लोजिंग में रह गए हैं उनकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है, या जो हम इशू कर चुके हैं, जो हमारा खर्चा लग चुका है, उनकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है। देखो बच्चे, 6 और 7 इनकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा है, और ये ही है जो क्लोजिंग में रह चुके हैं। मतलब यहां क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा और कॉस्ट कम लगेगी। और EFCO तो दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट ही होता है। मतलब EFCO में कॉस्ट FIFO से जरा कम लेकिन LIFO से ज्यादा लगेगी, प्रॉफिट FIFO से जरा ज्यादा लेकिन LIFO से कम, और क्लोजिंग भी FIFO से जरा सी ज्यादा लेकिन LIFO से कम। सिंपल सी बात है बच्चे। अब इसके बाद ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये मैं नहीं पढ़ाने लगा, आप खुद पढ़ लेना। मजाक कर रहा हूँ बच्चे, मजाक कर रहा हूँ, नाराज नहीं होते। देखो, मैंने बहुत आसान और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ये वही बातें हैं जो इसकी बेसिस हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले वीडियो में पढ़ रखी हैं। वो लेक्चर्स आप अगर नहीं पढ़ी तो वो लेक्चर्स काइंडली रिवाइज कीजिएगा। मैं स्लोली इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप इसे एक प्लेन रीड दे दीजिएगा। बिल्कुल आसान करके लिखा है सब कुछ। ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा जो हम पढ़ेंगे नहीं या जो मैं आपको समझाऊंगा नहीं। आपने टेंशन नहीं लेनी, बस इसको स्लोली बीच में स्टॉप करके आपने ये सब एक बार रीड कर लेना है बस। खत्म हो गया। यही थ्योरी थी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा इन्वेंट्री वैल्यूएशन से कुछ नहीं आ सकता आपको टेस्ट करने के लिए। ये आजकल की बर्गर जनरेशन जो है ना, नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं यार ये लोग। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो एक जना अचानक आके पीछे से कहता है कि वो आपका साथी किधर है। तो मैंने वैसे ही मजे में कह दिया कि भाई पहले बटन में रखता था, आजकल सिंगल हूं तो जरूरत नहीं है। 4 दिन हो गए वो जनाब बात नहीं कर रहा मेरे से। क्या कह सकते हैं यार। ये था हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक। आज के लिए इतना ही बच्चे, अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।